Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter of class 8th, which is reproduction in animals. That is very important chapter for us. So firstly there we will see meaning of reproduction. There are given definition of reproduction. All living organisms produce new individuals of the same species, that is, a new generation of the species from an existing individual. मीन्स रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली अपने ही जैसी स्पीसीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक न्यू जनरेशन बनती है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इस फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं. यू रिकॉल द प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन which you have studied in your previous classes. Students, आपने अपने previous classes में life processes like that digestion, circulation and respiration के बारे में पढ़ा होगा. ये सभी processes, ये सभी life processes हमें individually survive करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि यदि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा ठीक तरह से काम नहीं करेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है. मीन्स हमारे लाइफ को चलाने के लिए ये सारी प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, पर रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है. फिर भी यह लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप इमेजिन भी कर सकते हो कि यदि रिप्रोडक्शन ना हो अर्थ पर एनिमल्स के बीच, तो अर्थ पर लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब न्यू स्पीसीज़ रिप्रोड्यूस ही नहीं होगी, मीन्स न्यू एनिमल्स का बर्थ ही नहीं होगा, तो अर्थ पर लाइफ कैसे चलेगी. अर्थ पर लाइफ ख़त्म ना हो, इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, अर्थ पर लाइफ को चलाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Now we will discuss about modes of reproduction. Students, आपने देखा होगा डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स सेम अपने ही जैसे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक दैट कैट, डॉग, काऊ, रैट, इंसेक्ट एक्सेट्रा. आपने देखा होगा पपीज़ एंड किटन्स किस प्रकार से बोर्न होते हैं, जन्म लेते हैं. जो न्यू स्पीसीज़ बनती है वह स्ट्रक्चर में सेम अपने पेरेंट्स जैसी ही होती है. तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स के जैसे ही एनिमल्स में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है. लास्ट ईयर आपने प्लांट्स में होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा. इस चैप्टर में हम एनिमल्स में पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पाया जाता है वह भी 2 टाइप का होता है. फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लास 7th में आपने ऐसे प्लांट्स जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, ये पढ़ा था. इसी तरह एनिमल्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, पर ये ऑर्गन मेल एंड फीमेल में अलग अलग पाए जाते हैं. मेल में पाए जाने वाले ऑर्गन को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं और फीमेल में पाए जाने वाले ऑर्गन को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं. इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल एंड फीमेल गैमीट रिप्रोड्यूस होते हैं. मेल गैमीट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम कहा जाता है. जब मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उनसे जायगोट बनता है. इस जायगोट के इंडिविजुअली डेवलप होने से एम्ब्रियो बनता है. बाद में एम्ब्रियो डेवलप होकर न्यूबॉर्न बेबी बनाता है. क्योंकि इस टाइप का रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से होता है, इसलिए इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं.
let us find out the reproductive parts in humans and study the process of reproduction in them. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वन बाय वन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और इनका क्या फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस का स्ट्रक्चर शो हो रहा है. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, इसलिए उसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है. यहाँ पर आप देखिए आपको 2 टेस्टिस दिखाई दे रही हैं. ये टेस्टिस पेयर में पाई जाती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. जो टेस्टिस होती हैं इन्हें हम ग्लैंड कहते हैं, जो कि कुछ हार्मोन को भी रिलीज करती हैं. जो टेस्टिस होती हैं उनमें मिलियंस ऑफ स्पर्म, जिसे मेल गैमीट भी कहा जाता है, इन टेस्टिस में रिप्रोड्यूस होते हैं स्पर्म. उसके बाद जो स्पर्म होते हैं साइड में देखिए आपको दोनों साइड स्पर्म डक्ट दिखाई दे रही हैं. इन स्पर्म डक्ट के थ्रू ये स्पर्म आगे की तरफ मूव करते हैं. जब स्पर्म डक्ट में स्पर्म आते हैं तो इनमें एक टाइप का लिक्विड मिक्स हो जाता है जो कि इन्हें न्यूट्रिशन देता है. उसके बाद सेंटर में जो दिखाई दे रहा है उसे हम पेनिस कहते हैं. पेनिस के थ्रू ही एक गैमीट आगे की तरफ यूरेथ्रा में एंटर किए जाते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमंस देखा है. अब हम देखेंगे कि जो स्पर्म होता है जो कि टेस्टिस में रिप्रोड्यूस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. स्टूडेंट्स यहाँ पर स्पर्म का स्ट्रक्चर शो हो रहा है. स्पर्म सिंगल सेल होता है और उसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो स्पर्म होता है इसमें ऊपर साइड आप देखिए हेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. सेंटर वाले पोर्शन को मिडिल पीस कहते हैं और लास्ट में टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. तो ये हेड, मिडिल पीस एंड टेल से मिलकर स्पर्म बना होता है. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके सेंटर में यूटेरस होता है. यूटेरस के दोनों साइड 2 ओवरीज पाई जाती हैं, जिसे लेफ्ट और राइट ओवरी कहा जाता है. ओवरी आगे जाकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है. इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं. ये जो ओवरी होती हैं लेफ्ट और राइट साइड, इन्हीं ओवरीज में फीमेल गैमीट, जिन्हें हम ओवा या फिर एग कहते हैं, प्रोड्यूस होता है. हर मंथ प्रोड्यूस होता है, जो कि या तो लेफ्ट ओवरी में प्रोड्यूस होगा या फिर राइट ओवरी में प्रोड्यूस होगा. उसके बाद जो ओवा होता है वो आगे की तरफ, जो ओवम रहता है जब मैच्योर हो जाता है तो आगे की तरफ इसी ओविडक्ट के थ्रू मूवमेंट करता है. ओविडक्ट से होता हुआ ओवा यूटेरस में जाता है और यदि इस ओवा से मेल गैमीट आकर फर्टिलाइज हो जाता है तो उससे जायगोट बनता है. उसके बाद जायगोट का आगे का डेवलपमेंट इसी यूटेरस में होता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है. इसके अलावा जो फीमेल गैमीट होता है जिसे हम ओवम कहते हैं, ओवम भी मेल गैमीट की तरह सिंगल सेल होता है और इसमें भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. Means sperm and ovum के बीच फ्यूजन से जो जायगोट बनता है उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. जब स्पर्म के कांटेक्ट में फीमेल गैमीट, जिसे हम ओवम कहते हैं, आता है तो उनके बीच फ्यूजन होता है जिससे कि जायगोट बनता है और ये पूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाती है. फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म, जो कि एक सेल है, और ओवम, वो भी एक सेल है, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूक्ली पाया जाता है. इनके बीच फ्यूजन से जायगोट बनता है. तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस में क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों ही सेल का फ्यूजन होता है, इसलिए जो बनने वाला ऑफस्प्रिंग होता है या बच्चे होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स अपने फादर एंड मदर दोनों से ही आते हैं. एग्जाम्पल के लिए आपने यदि किसी बच्चे को देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि उसके कुछ कैरेक्टर्स उसके फादर से मिलते हैं और कुछ मदर से मिलते हैं. तो ये इसी का कारण है क्योंकि मेल एंड फीमेल
गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा काऊ, डॉग, हैंस, इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान नेक्स्ट स्टेज आती है जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। इस स्टेज में मेल एंड फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है, इस जायगोट की सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती हैं और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीन्स जो जायगोट होता है, जायगोट की सेल डिवाइड होकर पहले टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाती हैं। अब जिसमें ऑर्गन दिखाई देने लगते हैं उस स्टेज को हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो यूटेरस की वॉल के अंदर कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स लेकर डेवलप होता रहता है, जिससे इसके अदर बॉडी पार्ट्स लाइक दैट हैंड, लेग्स, हेड, आइज आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह स्टेज जिसमें बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होने लगते हैं, इसे हम फीटस कहते हैं। और जब ये फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तब मदर बेबी को बर्थ देती हैं। तो इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार से अदर एनिमल में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हैन में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन के दौरान चिक का फॉर्मेशन होता है। तो जो हैन होती है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट जैसे ही बनता है तो जायगोट की सेल डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं और ये जायगोट ओविडक्ट में ट्रैवल करते हुए नीचे की साइड आने लगता है। जिस समय जायगोट ओविडक्ट में ट्रैवल कर रहा होता है उस समय वह बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड हो जाता है। इन प्रोटेक्टिव लेयर को ही हम हार्ड सेल कहते हैं। After the hard cell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. Means जब एम्ब्रियो के चारों तरफ हार्ड सेल पूरे तरीके से डेवलप हो जाती है तब जो हैन होती है वो एग को देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। मीन्स एम्ब्रियो से चिक के बनने में 3 week का टाइम लगता है। तो जब हैन जो होती है एग को देती है उसी समय हैन एग के ऊपर बैठ जाती हैं, जिससे एग को गर्माहट मिलती है और जो हार्ड सेल होती है उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है इन 3 week में। एम्ब्रियो डेवलप होकर जब चिक में कन्वर्ट हो जाता है तब जो हार्ड सेल होती है वो बस्ट हो जाती है और चिक हार्ड सेल के बाहर आ जाते हैं। ऐसे एनिमल जो एग देते हैं उनमें एम्ब्रियो का कम्प्लीटली डेवलपमेंट इसी हार्ड सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो क्या होते हैं ये विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स? स्टूडेंट्स, आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली बेबी को बर्थ नहीं देते हैं। मीन्स ये पहले एग देते हैं। इस प्रकार के एनिमल जो एग देते हैं और उनसे बाद में बेबी का फॉर्मेशन होता है, इस प्रकार के एनिमल को हम ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पढ़ा है ये हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के दौरान किस प्रकार से बेबीज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल फ्रॉग है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉग्स में पाया जाने वाला फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आपने देखा होगा रेनी सीजन के दौरान जो फ्रॉग होते हैं और टोड होते हैं ये पॉन्ड में स्लो मोशन करते हैं, मीन्स स्लो स्विमिंग करते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल एंड फीमेल एक साथ आते हैं वाटर में तो जो फीमेल होती है वो एग देती है। हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो फीमेल होती है वो वाटर में रिलीज करती है। इसी टाइम जो मेल होता है, मेल भी स्पर्म को डिपॉजिट करता है और जब मेल स्पर्म
फीमेल एग के कांटेक्ट में आते हैं तो एग एंड स्पर्म के बीच फर्टिलाइजेशन होता है। और इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के दौरान जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होते हैं बॉडी के बाहर, उसके बाद फ्रॉग की लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। मींस एडल्ट फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या होती है हम यहाँ पर देखेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। मेल एंड फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के दौरान सबसे पहले अर्ली टैडपोल बनता है, जिसका स्ट्रक्चर फिश लाइक दिखाई दे रहा होगा आपको इस डायग्राम में। इस अर्ली टैडपोल से लेट टैडपोल बनता है। उसके बाद जो लेट टैडपोल होता है, इसका डेवलपमेंट होता है और एडल्ट फ्रॉग बनता है। इस प्रकार का चेंज जिसमें एग एडल्ट फ्रॉग में चेंज होता है, इस प्रकार के ड्रेस्टिक चेंज को हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। और जिस समय जो एग है अर्ली टैडपोल लेट टैडपोल में कन्वर्ट होता है और लास्ट में एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है, इसके बीच की जो स्टेज होती है उसमें जो टैडपोल होते हैं ये जंपिंग के लिए एंड स्विमिंग के लिए कैपेबल होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो पढ़ा है वो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक दैट अमीबा, पैरामेशियम, हाइड्रा एक्सेट्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बाइनरी फिशन इन अमीबा मीन्स अमीबा में बाइनरी फिशन किस प्रकार से होता है, एक अमीबा सेल से 2 अमीबा सेल किस प्रकार से बनती हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा, हमें एक अमीबा सेल दिखाई दे रही है। ये जो अमीबा सेल है जब पूरे तरीके से मैच्योर हो जाती है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमीबा सेल होती है वो कम्प्लीटली डेवलप सेल होती है, मीन्स यूकैरियोटिक सेल होती है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो अमीबा सेल जब मैच्योर हो जाती है तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट कर जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 न्यूक्ली में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनने लगते हैं। उसके बाद ये जो 2 न्यूक्लियस हैं ये डिवाइड होकर 2 सेल बनाने लगते हैं। 2 सेल एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाती हैं, जिससे एक अमीबा सेल से 2 अमीबा सेल बन जाती हैं। इस प्रकार का फिशन जिसमें एक अमीबा सेल से 2 अमीबा सेल बनती हैं, इसे हम बाइनरी फिशन इन अमीबा कहते हैं। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में भी पाया जाता है। हाइड्रा जिसका स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में शो हो रहा है, जब हाइड्रा पूरे तरीके से मैच्योर हो जाते हैं और इनके साइड से वर्ड्स निकलने लगते हैं, तो आप देखिए जो आजू बाजू से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या करने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी हाइड्रा जैसा दिखने लगता है। मींस जो वर्ड्स होते हैं जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं तब ये मैन जो हाइड्रा है उससे अलग हो जाते हैं। इससे एक हाइड्रा से 2 हाइड्रा और भी ज़्यादा हाइड्रा बनते हैं, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे बर्ड्स हमें आजू बाजू से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितने भी बर्ड्स हैं ये ग्रोथ करके अलग अलग हाइड्रा बना लेती हैं। इस प्रकार से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। यदि आपको कोई टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि किसी को कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।